हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 का सोशल स्टडीज़ का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे PT2 का। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर आप लोग का जो ये न्यू बुक है SST का इस साल जो चेंज हुआ है उस बुक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये एक सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने उन सबको ध्यान में रखते हुए ये पेपर बनाया है। और क्लास 6 का पैटर्न जिस तरह से आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका पेपर रहेगा। इसमें आपके जो मार्क्स है 40 होगा आपका टोटल मार्क्स, और फिर टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है, और जो सेक्शंस 6 सेक्शंस के होंगे पेपर। जो पहला कुछ होंगे वो MCQ क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, और कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे 2 मार्क्स के, और कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके 3 मार्क्स के, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप मे बी 2 आ सकते हैं आपके एग्जाम में, 5 मार्क्स ईच। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस बेस्ड तो क्वेश्चंस आएंगे ही। पिक्चर दिया रहेगा या तो पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQ जैसा। ठीक है, वो आ सकते हैं, या फिर MCQ ना भी हो, नॉर्मल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और लास्ट में आपका मैप वर्क आएगा। ठीक है, मैप वर्क बेसिकली आप लोग का हिस्ट्री चैप्टर से ही, हिस्ट्री के जो चैप्टर्स है ना उन चैप्टर से ही आएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो इस तरह के पेपर्स होंगे। मैंने इस पूरे पेपर को नीचे अच्छे से सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले ये MCQ क्वेश्चंस इस तरह से कुछ होंगे। उसके बाद सेक्शन B में कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप देख रहे हो। फिर उसके बाद 3 में आपका सेक्शन C में आपका कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है 3, है ना। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चंस है इधर 5 मार्क्स के 2। उसके बाद ये जो पिक्चर बेस्ड है ना, यह आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस 2 आएंगे आपके 4 मार्क्स ईच। देखो इस केस बेस्ड में भी 4 मार्क्स, ये 4 क्वेश्चंस है ना। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने नीचे अच्छे से लिखे हुए हैं, हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन या पेपर आपका यहाँ पे फिनिश्ड होता है। देखो सेक्शन F है, ये मैप वर्क कुछ दिया गया, हड़प्पा मोहनजोदारो, इस तरह से सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ से अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। वो मैंने सॉल्व करके नीचे अच्छे से रखा हुआ है, यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले MCQ क्वेश्चंस था। देखो विच प्लेट्यू इज़ नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस प्लेट्यू को कहा जाता है? तो वो है आपका टिबेटन प्लेट्यू। ठीक है, व्हाट वेर द 2 मेन फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिटी। हड़प्पन सिटी जो था वो डिक्लाइन, वो अचानक ही ख़त्म क्यों हो गया? ठीक है, उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसके 2 मेन कारण थे। ये था क्लाइमेटिक चेंज के कारण हो सकता है, ये आर्कियोलॉजिस्ट लोग ने बस अंदाज़ा लगाया था, या तो जो सरस्वती रिवर था ना वो मे बी सूख गया था, जिनके कारण ये हड़प्पन सिटीज़ जो था ना वो डिक्लाइन हो गया, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दीज इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये होता है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। हु इज़ रेफर्ड टू एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है ना। तो ये तो सबको पता है, ये है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ ट्रीज आर कॉमन इन माउंटेन फॉरेस्ट्स में आपको किस तरह के ट्रीज ज़्यादा देखने को मिलेंगे? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 कॉनिफर ट्रीज। ठीक, उसके बाद पीपल हु कंपोज हिम्स वेयर कॉल्ड। जो पीपल जो हिम लिखा करते थे, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था? उनको आपको आर्यंस कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका MCQ क्वेश्चंस इतने ही होंगे। फिर सेक्शन B में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये 2 मार्क्स के हैं तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन जो दिया है, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होता है? तो देखो द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम that makes the rules and ensures that they are followed is called a government। तो गवर्नमेंट एक ऐसा इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, या फिर कोई सिस्टम मान लो जो कि रूल्स बनाते हैं और ये पक्का करते हैं कि उन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ही हम गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मुझे लगता है ये पूछ सकते हैं। देखो, those economic activities in which people are directly dependent on nature to produce goods are known as primary activities or primary sector economic activities।
या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते थे कि आर नॉन एज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। ऐसे एक्टिविटीज़ जो एक्टिविटीज़ इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर, पीपल जो है डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको प्राइमरी सेक्टर ऑफ एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो ठीक सेकेंडरी सेक्टर क्या हो जाएगा, देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जिसमें लोग डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट्स के ऊपर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर से कोई चीज़ बन के आया, हाँ, तो फिर उससे वो लोग सेकेंडरी सेक्टर के जो फैक्ट्रीज़ होते हैं वो लोग फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो वो लोग डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी सेक्टर्स के ऊपर एंड ट्रांसपोर्ट देम टू प्रोड्यूस गुड्स, फिर उससे वो लोग ट्रांसफॉर्म करके गुड्स सामान दूसरा सामान बनाते हैं। इस टाइप के जो फैक्ट्रीज़ होते हैं या फिर काम होते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या फिर सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि देखो, प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल दिया है, स्टार्टिंग एग्जांपल सीधा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए टोटली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है ना। माइनिंग के लिए भी कहाँ पे कोल है, मिनरल्स पाए जाते हैं, ये भी टोटली नेचर के ऊपर। फिशिंग, कहाँ पे ज़्यादा मछली मिलता है ना। रेजिंग लाइव स्टॉक्स, मतलब जीव जंतु को पालना, है ना, वो। फॉरेस्ट्री, फिर फॉरेस्ट में जो पेड़ वेड़ से जो मेडिसिन ये सब सामान मिलता है, ये सारे कामों के लिए डायरेक्टली हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके प्राइमरी सेक्टर के। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, है ना। बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, पत्थर चाहिए छोटे छोटे, मगर पत्थर छोटे छोटे कौन देगा, ये प्राइमरी सेक्टर वाले लोग जब उसको करेंगे तो वो पत्थर ये लोग इनको भेजेंगे, फिर ये लोग पत्थर यूज़ करके बिल्डिंग्स बनाएंगे, है ना। तो ये लोग मतलब इनडायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और क्या चाहिए, देखो, प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैसेस, ये सारे आपके एग्जांपल हो जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर के, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस ख़त्म। अब आपका आ गया सेक्शन सी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म क्या होता है, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म के और क्या क्या कैटेगरीज क्या क्या होते हैं। देखो, पहला तो डेफिनेशन हम लिखेंगे, अ लैंडफॉर्म इज़ अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ सर्फेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी, जैसे कि पहाड़ हो गए, नदी हो गए, प्लेट्यूज हो गए, है ना, कोई जगह प्लेन एरिया मान लो, कोई कोस्टल एरियाज़ है, तो ये सारे ही जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, ये सारे को ही हम लैंडफॉर्म्स कहेंगे जो हमारे अर्थ के ऊपर है, ठीक है। तो इनको ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरी में। सबसे पहले माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स। तो यहाँ पे मान लो अगर 2 मार्क्स होता तो आप बस ये लिखते और ये नाम लिख देने से हो जाता, मगर यहाँ पे देखो 3 मार्क्स का आंसर है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग डिस्क्राइब कर देना। तो देखो, माउंटेन्स को हम लिख सकते हैं, माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। जो आसपास के जो एरिया ना, उससे वो हायर होता है, ऊंचा होता है, उनको ये माउंटेन्स कहते हैं। और प्लेट्यूज क्या हो गया, प्लेट्यूज इज़ अ लैंडफॉर्म दैट राइजेज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड। आसपास के लैंड से ऊंचा तो होता है एंड हैज़ अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस, मगर उसका जो ऊपर का पार्ट जो माउंटेन जैसा सीधा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लेट्यूज का थोड़ा सा ऐसा स्लैंडिंग, ये फ्लैट सरफेस होता है। सम ऑफ इट्स एरियाज आर ऑफन स्टिप स्लोप्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो ऐसे है, या अचानक से स्टिप स्लोप्स भी हो सकता है, तो ये भी आपके प्लेट्यूज में ही आते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका प्लेन्स। प्लेन्स आर लैंडफॉर्म्स डेट हैव एन एक्सटेंसिवली फ्लैट और जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस। जो प्लेन एरियाज तो आपको पता ही है, जहाँ पे माउंटेन्स और प्लेन्स जैसे ऐसा कोई नहीं, जो प्लेन एरियाज होते हैं उनको हम, जो पूरा सीधा है ना मिट्टी होता है जहाँ पे, उनको हम प्लेन्स कहते हैं। तो ये सारे आपके 3 थे कैटेगरीज ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक है। इतना लिखने से तो 3 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होंगे। द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर, पहला लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशियरी, ठीक है। देखो, पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। पहला को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इट इज़ द ऑर्गन दैट मेक्स न्यूज़ लॉज। लेजिस्लेचर न्यू लॉज को बनाते हैं। समटाइम्स इट आल्सो अपडेट्स और रिमूव्स एग्जिस्टिंग लॉज। कभी कभी ये क्या करता है, अपडेट करता है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कोई लॉ है मगर वो अच्छा नहीं है, लोगों के भलाई के लिए नहीं, तो उसको एग्जिट भी हटा भी देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। इट इज़ द ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट्स द लॉज। ये ऐसा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है जो कि लॉज को एग्जीक्यूट करता है, मतलब लागू करता है, ठीक है, आम जनता तक पहुंचाता है मान लो। दिस इंक्लूड्स द
इसमें कौन कौन होता है बेसिकली मेंबर्स? हेड ऑफ द स्टेट, जैसे कि वो प्रेसिडेंट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर्स हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, दूसरे मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, एट्सेट्रा। नेक्स्ट जुडिशरी क्या होता है? इट इज़ द सिस्टम ऑफ कोर्ट विच डिसाइड्स वेदर समवन हैज़ ब्रोकन द लॉ एंड इफ सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन इंक्लूडिंग पनिशमेंट इफ़ नेसेसरी। तो जुडिशरी क्या करता है? ये मतलब जजमेंट का काम होता है, मान लो, ठीक है। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉज को लागू करता है ना, पब्लिक तक पहुंचाता है। जुडिशरी जो है जजमेंट करता है कि वेदर कोई लॉ को किसी ने तोड़ा तो नहीं है ना, अगर किसी ने लॉ कोई तोड़ा है तो उसको किस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा, ये भी जुडिशरी डिसाइड करता है। नेक्स्ट है देखो मैच द फॉलोइंग। तो अच्छा, मैच द फॉलोइंग ये मॉडर्न नेम बताने वाला। हड़प्पा, जो पुराने समय में हड़प्पा बताते थे, वो आज के समय में उस जगह को पंजाब कहा जाता है, ठीक है। मोहनजोदारो पुराने समय में कहा जाता था और आज के समय में उसको सिंध कहा जाता है। और धोलावीरा सिविलाइजेशन आज के समय में गुजरात कहा जाता है। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग दिया गया था, ये आपका बुक से ही है। नेक्स्ट सेक्शन दिया गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपके 5 मार्क्स के होंगे, तो इनमें एटलीस्ट 5 लाइन तो लिखना बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ जैनिज़्म। जैनिज़्म के कुछ सेंट्रल आइडियाज़ आपको बताने हैं। देखो, जैन टीचिंग्स इंक्लूड, जैन क्या लोग वो लोग क्या बताना चाहते थे? अहिंसा, हाँ। उसके बाद अनेकत्वता और अपरिग्रह। These ideas shared to a large extent with Buddhism and the Vedantic school of thought are central to Indian culture। तो इन सब का अपना अपना एक मीनिंग था, ठीक है। और ये सब जो है ना, ये बुद्धिस्ट लोग भी फॉलो करते थे। वेदांतिक स्कूल्स में ये सब पढ़ाया जाता था, इंडियन कल्चर के अंदर में आता था, ठीक है। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, है ना, मतलब नॉन वायलेंस का मतलब तो आप लोग समझते हो, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। ठीक है, तो अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा नहीं करना। नेक्स्ट है अनेकांतवाद, है ना। अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है? अनेकांत का होता है नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट, हाँ, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एक ही एस्पेक्ट नहीं होता उसको, मतलब सच्चाई को मान लो बताने के लिए, सपोज मैं कहूँ तो एक ही रास्ता नहीं होता, उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं। फिर लास्ट में था अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पॉजिटिवनेस। नॉन पॉजिटिव मतलब कोई किसी भी चीज़ को अपना मत समझो, है ना, जो है भगवान का है, इस तरह से, मतलब कोई भी चीज़ हमसे जुड़ा हुआ नहीं होता है, नो, किसी भी चीज़ को लेकर हमें पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये उन लोग का टीचिंग्स था। और उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था अहिंसा। अहिंसा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रिक्वायर्स जैन टू अवॉइड कॉजिंग हार्म टू एनी लिविंग बींग। तो लोग किसी भी तरह का लिविंग बींग को हार्म नहीं किया करते थे, नो मैटर वो कितना ही स्मॉल क्यों ना हो, ठीक है। दीज आइडियाज़ प्रमोट, तो इससे क्या होता था, ये सब आइडियाज़ जो वो लोग फॉलो करते थे, ये मेनली ये 3 आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, इनका स्पेलिंग भी, ठीक है। इससे जब ये प्रचार करते थे ये सारे टीचिंग्स को, इससे क्या होता था, लोगों में टॉलरेंस आता था, नॉन वायलेंस, वो लोग मतलब अहिंसा को अपनाते थे, किसी तरह से लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते थे, और सिंप्लिसिटी इन लिविंग, उनके लिविंग में बहुत सिंप्लिसिटी आ जाता था, उनके पास कोई ज़्यादा डिज़ायर नहीं होता था, ठीक है। तो इस तरह से आप उनका टीचिंग्स लिखोगे जैनिज़्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ नोट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में क्या क्या अचीव किया था, उसमें उस समय क्या क्या हुआ था, बेसिकली मतलब उस समय क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे वो आपको लिखने हैं। तो हम लिखेंगे पहले तो आप लिख लोगे ऐसे, द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंक्लूड्स, क्या होता है, वेल प्लान्ड सिटीज़ लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। उन लोगों का एकदम सिटीज़ जो था ना, हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे एकदम वेल प्लान्ड थे, उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था, है ना, उनके घर कितने अच्छे से परपेंडिकुलरली बनाते थे। फिर और क्या था, एडवांस्ड, हाँ, इसके बारे में यहाँ दिया है, एडवांस उनका ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम भी बहुत एडवांस था। डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वो लोग हर चीज़ को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए वो लोग बहुत अच्छा स्टैंडर्डाइज सिस्टम को मेंटेन करते थे। स्किल क्राफ्टमैनशिप थे, वो लोग बहुत सुंदर सुंदर पॉटरीज बनाते थे, पॉट्स की चीज़ें, ज्वेलरीज, मेटलर्जी मतलब अलग अलग मेटल्स को गला के वो लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या फिर चीज़ें बनाया करते थे। फिर और क्या करते थे वो लोग, एक्टिव ट्रेड विद द रीजन्स लाइक मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक अलग सिविलाइजेशन है, ये जो
हड़प्पन लोग थे, मोहनजोदाड़ो लोग थे, वो लोग इन लोगों के साथ ये करते थे, अच्छे से ट्रेडिंग किया करते थे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे जो हम बता सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट है, ये काफ़ी है आपके 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सेक्शन ई है आपका, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है और ये आता है आपका 4 मार्क्स का। तो इस तरह से मान लो आपका एक इमेज दिया रहेगा बुक का, ठीक है, फिर आपको दिया रहेगा बुक का इमेजेस हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली हिस्ट्री, जितने भी इमेजेस होते हैं और साइड में जितने भी बॉक्सेस होते हैं ना, वो आप लोग देख लिया करो। उसमें से सोशल स्टडीज़ में एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, वो एकदम श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सैम्पल पेपर में ये पिक्चर दिया गया है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अच्छा ये है क्या वैसे, ये तो आपको दिखने से ही पता चल रहा है, ग्रेट बाथ है ना। इसका क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो। तो ग्रेट बाथ का साइज़ क्या है मोहनजोदाड़ो में, तो ग्रेट बाथ का साइज़ है आपका 12x7 मीटर्स है ना। फिर व्हाट मटेरियल्स वे यूज टू वाटर प्रूफ द ग्रेट बाथ, या फिर आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द पिक्चर, ऐसे भी आ सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रेट बाथ, डायरेक्टली आप ग्रेट बाथ लिख देना, ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो। फिर उसका ऐसा आ जा सकता है कि साइज़ ऑफ द ग्रेट बाथ क्या था, तब तो आपको पूरा पढ़ के आना पड़ेगा ना। साइज़ था आपका 12x7 मीटर्स था इसका। व्हाट मटेरियल्स वेयर यूज टू वाटर प्रूफ द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ को जो इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज़ किया जाता था, तो ये होगा नेचुरल बिटुमिन, जो कि एक तार का ही एक फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट, व्हाट फीचर वाज प्रेजेंट इन वन ऑफ द रूम्स सराउंडिंग द ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ के आसपास जो भी रूम्स थे, तो उसमें क्या फ़ीचर, आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। हमें ये देखने को मिलता है कि सभी रूम में क्या था, एक वेल लगा हुआ था। यहाँ पे कहाँ गया, वन ऑफ द रूम सराउंडिंग द ग्रेट बाथ कॉन्टेन, हर में एक वेल हुआ करता था, कुआं बना पड़ा रहता था। फिर नंबर 4 है, व्हाट आर द पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द पर्पस ऑफ द ग्रेट बाथ। अच्छा, ये जो ग्रेट बाथ उन मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन में बनाया गया था, उसका पर्पस क्या था बनाने का, इतना बड़ा जो लोग पानी वहाँ पे इकट्ठा करके रखते थे, उसका पर्पस क्या था। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग ने अंदाज़ा लगाया है कि देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस फॉर द ग्रेट बाथ। तो क्या क्या हो सकता है, इट कुड हैव बीन अ पब्लिक बाथ फॉर पीपल, में भी बहुत सारे लोग एक साथ वहाँ पब्लिक बात करने आते थे, पूजा त्यौहार में हो सकता है। अ बाथ फॉर रॉयल फैमिली, मान लो कोई रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे मे भी बात करते आते हो। या फिर और टैंक यूज़ फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, और मे भी कोई टैंक हो जो कि रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यहाँ से पानी ले जाया क्या होता होगा उस समय में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका पिक्चर बेस्ड ही है। देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप पिक्चर देख के आप बता सकते हो कि ये एक गांव का पिक्चर लग रहा है, यहाँ पे 5 जने लोग बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये सरपंच ही होगा ना, ग्राम पंचायत। तो इसके ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस है। देखो, व्हाट इज़ ग्राम पंचायत, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे द ग्राम पंचायत इज़ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी होता है इन रूरल एरियाज़, मतलब गाँव में, है ना, विच इज़ क्लोजेस्ट टू द पीपल, जो कि लोगों के सबसे पहुंच के सामने तो ग्राम पंचायत ही होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोर्ट जाना पड़ेगा, यहाँ पे ग्राम पंचायत के लोग उनके गांव में ही रहते थे। और ये क्या करता है, इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज लेवल, और ये डिसीजन लेने में और विलेज के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राम पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्टेड। ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, मेनली 5 होते हैं ना, तो वो किस तरह से इलेक्ट होते हैं, तो उनको इलेक्ट करते हैं, द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा, ग्राम सभा के मेंबर्स उनको इलेक्ट करते हैं। विच इज़ अ ग्रुप ऑफ एडल्ट्स, जिसमें एडल्ट्स के ग्रुप होते हैं, विलेज के, नेबरिंग विलेजेस के भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें यहाँ पे और एक मेंशन नहीं किया, उसमें 18+ होना चाहिए, एडल्ट का मतलब आप लोग इतना समझो कि 18+ होते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ग्राम सभा। अच्छा, ग्राम सभा का रोल क्या होता है, द ग्राम सभा इज़ अ गैदरिंग ऑफ एडल्ट वोटर्स। असल में जो एडल्ट वोटर्स लोग होते हैं ना, उनको ही ग्राम सभा के मेंबर्स कहा जाता है। और नियर बाई विलेजेस, या फिर आसपास के विलेजेस के, वेयर मैन एंड वुमेन डिस्कस मैटर्स रिलेटेड टू देयर एरिया एंड मेक डिसीजंस ऑन वेरियस इशूज़, जहाँ पे जो मेन होते हैं और वुमेन्स होते हैं गांव के, वो लोग एक साथ बैठते हैं और डिसीजंस लेते हैं अलग अलग इश्यूज़ पे, और अपने विलेज को कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, हु इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, का हेड कौन होता है। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होता है सरपंच,
जिसको प्रधान भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर्स तो यहाँ पे फिनिश्ड हो गया। अब बस आ गया मैप वर्क। मैप वर्क में देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, लोकेट द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे ना, जैसे कि आपका हड़प्पन सिटीज़ था, मोहनजोदाड़ो था, धोलावीरा, लोथल, कलिबंगन और भी बहुत सारे थे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर बस 5 ही दिए गए, इनको आपको लोकेट करना है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, आप लोग पूरा अच्छे से लर्न कर लेना। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो ना, ये पार्ट जैसे ऐसे उठा हुआ है। कौन सा पार्ट, जब लोग पॉलिटिकल मैप जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपका यहाँ पे पड़ता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, मोहनजोदाड़ो इधर में आता है, धोलावीरा आपका गुजरात की तरफ आ रहा है ना, गुजरात में ही इधर आप अच्छे से देख सकते हो, ये जो पॉइंट होता है जहाँ से ये ऐसे हमारा मुड़ता है ना, तो यहाँ पे लोथल आता है। आपका बुक में बहुत सारे और भी दिए गए, आप लोग वहाँ से थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और ये राजस्थान में आपका पड़ता है कलिबंगन। और ये तो आपका पुराने समय में, अभी तो बाहर हो गया ना, यहाँ पे अभी पंजाब कहा जाता है इसको मॉडर्न में। ठीक है, तो ये सारे आपके हैं हड़प्पन सिटी। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। आप लोग बुक से ही प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैप वर्क का, हड़प्पन सिटीज़ का, सिविलाइजेशन, ये जो मैंने बताया ये क्वेश्चन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बहुत सारे अलग अलग भी आ सकते हैं, मैंने यहाँ पे बस 5 दिए। ये बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और हाँ, और एक बात बताना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में हड़प्पा सिटी का नाम दिया ना, तो आप जब यहाँ पे लिखोगे ना, ऐसे मार्क करके हड़प्पा लिख रहे हैं यहाँ पे, मगर आप लोग ये लिख देना, ए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ए लिख के आपको हड़प्पा लिखना है इस तरह से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 6 के जितने भी PT2 के क्वेश्चन पेपर्स है, सैम्पल पेपर्स, हम लोग बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि किसी भी तरह का जितने भी हम लोग सैम्पल पेपर्स अपलोड करेंगे ये आप तक पहुंचते जाए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, और फिर आप लोग टाइप करके भी देख सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 6 PT2 क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बाकी क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।